नमस्कार बच्चों। सबसे पसंदीदा हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 3 की पुस्तक से आपका पाठ चौथा, जो कि एक कविता है, समय का मोल, का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम कविता पर आएं, मैं आप बच्चों को कुछ प्रश्न देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपकी नज़र में सबसे कीमती किसे कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए तो आपकी नज़र में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे कीमती चीज़ क्या है, या वस्तु ना भी कहें तो आप सबसे कीमती किस चीज़ को मानते हैं। उसके बाद आप ये सोचिए कि समय को सबसे कीमती क्यों कहा जाता है। देखिए, उत्तर आपको यही मिल गया है कि सबसे कीमती जो है वो समय होता है। अब आपको सोचना ये है कि समय को सबसे कीमती क्यों कहा गया है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि जो छोटी सी सुई होती तो वो बहुत छोटी है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तो आप ये सोचेंगे कि इतनी छोटी सी सुई आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, किन किन कामों में वो आपके काम आती है, जहाँ की सुई को छोड़कर कोई और वस्तु आपके काम नहीं आ सकती। तो ये जो प्रश्न है, आप सोचिएगा, इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। और अब हम कविता की तरफ आते हैं। तो देखिए, जो इस कविता का पहला पद्यांश है, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। देखिए बेटा, इस पद्यांश में कवि ने क्या लिखा है कि जब हम एक फूल को देखते हैं तो वह केवल एक फूल होता है, आप उसे गुलदस्ता नहीं कह सकते। लेकिन जब हम बहुत से फूलों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, एक के साथ दूसरा फूल, दूसरे के साथ तीसरा फूल, जब हम इस प्रकार बहुत से फूलों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो वे सभी मिलकर गुलदस्ता बना देते हैं। गुलदस्ता बनाने के लिए एक फूल जो है वो उचित नहीं है। गुलदस्ता बनाने के लिए हमें बहुत से फूलों की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। अब आपने कभी यदि कोई मकान बनते हुए देखा हो, कोई घर बनते हुए देखा हो, या कोई भी इमारत बनते हुए देखी हो, तो आपने देखा होगा बेटा कि उसमें सिर्फ एक ईंट नहीं लगी होती है। क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ एक ईंट लगा दी जाए और पूरा घर बन जाए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो एक पूरा घर बनाने के लिए ईंट से ईंट को जुड़ना पड़ता है। यदि आप बहुत सी ईंटों को एक साथ ना जोड़ें तो जो हमारा घर है वो नहीं बन सकता है। तो यही इस पद्यांश में आपको समझाया गया है। अगला पद्यांश देखिए, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। अब देखिए बेटा, आपने यदि सागर देखा हो, समुद्र देखा हो, तो उसमें कितना सारा पानी होता है। उसमें केवल जल की कुछ बूंदें नहीं होती हैं, क्योंकि जल की कुछ बूंदों से तो एक गिलास पानी भी नहीं बन सकता है। वह सागर है, समुद्र है, सागर है। तो जो सागर है वो जल की अनेक बूंदों के जुड़ने से बनता है। यदि हम कुछ ही बूंदें जो हैं वो सागर बूंदों के प्रयोग से सागर बनाने की कोशिश करें तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सागर जो है वो अनगिनत जल की बूंदों से बनता है। और पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, आपने देखा होगा पूरा संसार पृथ्वी पर बसा हुआ है, और मिट्टी के कण कण से ये पृथ्वी बनी है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल कुछ जगह की मिट्टी जो है उससे हमारी पृथ्वी बन गई, ऐसा नहीं है। मिट्टी के हजारों, अनेकों, अनगिनत जो कण हैं वो मिलकर पृथ्वी बनाते हैं। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है,
पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। आप देखिए, इस तीसरे पद्यांश में आपको ये समझाया गया है कि पल पल तो हमें छोटा लगता है। आपने देखा होगा बहुत बार कक्षा में भी जब आप बच्चे कार्य करते हैं या घर के लिए आपको कोई कार्य दिया जाता है तो आप क्या सोचते हैं, अभी बहुत समय पड़ा है, कुछ देर बाद कर लेते हैं। और ऐसा करते करते आपको एहसास होता है कि आप तो कार्य कर ही नहीं पाए और सारा समय निकल गया। तो बेटा, हमें पल जो है, पल पल हमें छोटा लगता है, पर जब हम इन पलों को जोड़ते हैं, इस समय के पलों को एक साथ जोड़ते हैं तो इनसे युग बन जाते हैं, एक इतिहास रच जाता है एक समय में। तो हमें बेटा समय जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अभी बहुत समय पड़ा है। हमें पल पल की कीमत का जो है वो अनुमान लगाना होगा। हमें समझना होगा कि एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। देखिए बेटा, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने समय का मोल जानता है, अपने समय का महत्व जानता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, उचित उपयोग नहीं करेंगे, तो बेटा आप मूर्ख रहेंगे, आप मूर्ख बनेंगे। समय आपको मूर्ख बनाएगा। आप सोचते रह जाएंगे कि हम ये काम आज करेंगे, कल करेंगे, और समय आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा, बुद्धिमान, समझदार वही होता है जो अपने समय का महत्व समझता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय के पल पल की कीमत को पहचानता है। तो बेटा, ये जो आपकी कविता है, समय का मोल, समय का महत्व, इस कविता के माध्यम से आपको यही बताया गया है कि हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी सी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से मिलके ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। जैसे हम बहुत से फूलों को जोड़कर गुलदस्ता बना सकते हैं। एक फूल में इतनी क्षमता नहीं कि वो गुलदस्ते में परिवर्तित हो सके। उसी प्रकार कुछ बहुत सी ईंटें जोड़कर सुंदर घर बनता है। केवल 2 या 3 ईंटों के जुड़ने से या केवल एक ईंट से घर नहीं बनाया जा सकता। सागर में अनगिनत जल की बूंदें हैं तभी सागर बनता है। मिट्टी बेटा जो है, उसके कण कण से पृथ्वी बनती है। तो छोटी चीजों के बारे में कभी ये नहीं सोचना है कि छोटी चीज का क्या महत्व है। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी चीजों में परिवर्तित होती हैं, बड़े बड़े परिणाम देती हैं। इसीलिए बेटा, आप सभी भी इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे कि आप अपने समय की कीमत को पहचानेंगे, आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपना जितना भी कार्य है, जो भी कार्य है, कोशिश करेंगे कि आप उसे समय पर ही पूरा करें। अब हम बात करते हैं इस कविता के अभ्यास कार्य की। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर यदि आएं तो पहला प्रश्न है, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? तो बेटा, आप सभी जानते हैं, हमने कविता को जब समझा तो मैंने आपको बताया था कि एक फूल से कभी भी गुलदस्ता नहीं बन सकता है। तो बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बन जाता है। अगला प्रश्न है, घर कैसे बनता है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सारी ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने पर सुंदर घर बन जाता है। अगला प्रश्न है, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? तो बेटा, हमने अभी इस बारे में बात की थी कि पल पल जुड़ने से युग बन जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान कौन कहलाता है?
तो हमने कविता के अंत में जो आखिरी पद्यांश था उसमें पढ़ा कि समय का मोल समझने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। जो अपने समय की कीमत को समझ पाता है वही बुद्धिमान कहलाता है। अब हम बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, गुलदस्ता किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं बहुत सारे फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बन सकता है? अब देखिए बेटा, ये उत्तर भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। जल की अनेक बूंदों के मिलने से सागर बन सकता है। पल और युग में क्या अंतर है? अभी देखिए, मैंने आपसे बताया था, जब हमने कविता मैंने आपको समझाई तो मैंने आपको बताया था कि जो पल होता है वो बहुत छोटा होता है, वो समय का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और जो युग होता है वो बहुत से पल, अनेकों पल मिलकर बनता है। मतलब कि जो युग है वो बहुत लंबा समय होता है। तो आप कह सकते हैं पल समय का छोटा हिस्सा होता है और युग बहुत लंबा समय होता है। अब आते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 2 पर, जो कि है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। आपको नीचे एक वाक्य दिया है, वाक्यों के नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ मैंने आपसे केवल उत्तर कुंजी साझा की है। यहाँ पर आपको सभी विकल्प नहीं दिखेंगे, पर हाँ, आपको समझाते समय मैं सभी विकल्प बोलूंगी। तो पहला जो वाक्य है, ईंटों से बनते हैं, और नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बाजार, वन, घर, तालाब। तो हम सभी जानते हैं कि ईंटों से घर बनते हैं। तो घर का जो घर है उसके सामने जो एक डिब्बा या एक बॉक्स बना है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य, बूंदों से बनते हैं, और आपके विकल्प हैं वायु, नाव, बादल, सागर। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बूंदों के मिलने से सागर बनता है, आप अपनी कविता में भी पढ़ चुके हैं। अगला वाक्य है, कण कण मिट्टी से बनती है। मिट्टी के अनेकों कण जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? विकल्प हैं सरोवर, पृथ्वी, पर्वत, पत्थर। तो हम जानते हैं कि मिट्टी के कण कण से मिलकर पृथ्वी बनती है। अगला वाक्य है, इस कविता के लिए सबसे सही नाम क्या होगा? विकल्प हैं घड़ी का मूल्य, पल और युग, सागर और बूंदें, समय का महत्व। तो आप सभी जानते हैं बेटा कि समय का महत्व जो है वो इस कविता के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो कविता के लिए जो उपयुक्त शीर्षक है, जो सही नाम है, वो भी यही रहेगा कि समय का महत्व। अगला जो है वाक्य, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? समय आता जाता रहता है, ये सीख मिलती है। समय अनमोल होता है, समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं, या समय से पहले कुछ नहीं होता। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इस कविता से हमने क्या सीखा है कि समय अनमोल होता है। अब देखिए बेटा, इसके बाद बात आती है मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न जो है बेटा, इसमें आपको स्वयं सोचकर उत्तर लिखने होते हैं। ये आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न है, समय पर काम करने से सफलता मिलती है, काम सही ढंग से हो जाता है। देखिए, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि समय पर काम करने से लाभ क्या होते हैं। ये मैंने आपको इसका उत्तर जो है बताया कि समय पर काम करने से क्या लाभ हो सकता है बेटा। एक तो आपका जो कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा, आप पर बहुत अधिक भार नहीं आएगा, आप जो है अपने कार्य को रचनात्मक ढंग से पूरा कर पाएंगे, आपको अपने कार्य करने में सफलता मिलती है, आपका कार्य बहुत सही ढंग से हो जाता है।
अगला जो मूल्य परक प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा, कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, हमें समय के मोल को समझना चाहिए, हमें समय को गंवाना नहीं चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक और सीख है जो इस कविता से हमें मिलती है कि हमें एकता में विश्वास रखना चाहिए बेटा। एकता में बल है। आप देखो, सागर बनने के लिए एक बूंद नहीं, अनेकों बूंदें चाहिए। पृथ्वी के लिए मिट्टी का एक कण काफी नहीं है, अनेकों कण चाहिए। गुलदस्ता बनाने के लिए एक फूल नहीं, बहुत से फूल चाहिए। तो हमें इस कविता से ये भी सीखने को मिला कि एकता में बल है। जो कार्य हम एकता से कर सकते हैं, वो कार्य अकेले अलग रहकर कभी भी नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भाषा ज्ञान की। तो देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन शब्दों के समानार्थक अर्थ लिखने हैं और वो अर्थ हमें कविता में से ही चुनकर लिखने हैं। तो बेटा, समानार्थक अर्थ वह समानार्थक जो शब्द है वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, एक सा होता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं वो हैं फूल। तो फूल जो शब्द है, हमें उसके समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम फूल को पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं, परंतु हमें कविता से चुनकर लिखने हैं। तो हम जो है फूल के जो समानार्थक शब्द हैं वो पुष्प और सुमन लिख रहे हैं। अगला शब्द है घर। घर को हम मकान भी लिख सकते हैं और आवास भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है जल। पानी कह सकते हैं, नीर भी कहा जा सकता है। उससे अगला शब्द है सागर। सागर जो है उसे हम समुद्र भी कह सकते हैं, जलधि भी कह सकते हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी को धरा कहा जा सकता है, धरती कहा जा सकता है। अगला शब्द है मोल। मोल को हम कीमत कह सकते हैं या मूल्य कह सकते हैं। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है उसमें क्या है, उसमें हमें एक शब्द दिया गया है, उसके बाद शब्द का हमें अर्थ दिया गया है और उसके बाद उस शब्द की क्रिया बनाई गई है। जैसे देखिए, यहाँ पहला शब्द है फूल। फूल का अर्थ दिया गया है पुष्प और उसी के साथ आप देखिए एक एरो बना के नीचे फूलना लिखा गया है। फूल शब्द के साथ ना जोड़कर एक क्रिया बना दी गई है जो कि है फूलना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें फूल से एक वाक्य जो है वो बनाया और फूलना क्रिया से हमने एक वाक्य बनाया। फूल से वाक्य बना, बाग में फूल खिले हैं, और फूलना से जो कि क्रिया है, क्रिया से हमने वाक्य बनाया, भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। तो हमें एक वाक्य जो है वो शब्द के अर्थ को लेकर बनाना है और दूसरा वाक्य जो है वो उसी शब्द को क्रिया समझकर बनाना है। अगला उदाहरण देखिए, पर। पर जो है उसके दो अर्थ होते हैं, परंतु और पंख। ठीक है, एक तो जो पक्षियों के पंख होते हैं और एक होता है परंतु। तो यहाँ देखिए, परंतु से हमने शब्द बनाया, अंकित ने मेहनत की पर सफल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए कंडीशन आ गई कि अंकित ने मेहनत तो की पर सफल नहीं हुआ। और जो दूसरा अर्थ है पर का, पंख, तो सुनहरी चिड़िया के पर सोने जैसे हैं। वहीं अगला शब्द देखिए, जल। जल के हमारे दो जो हैं वो अर्थ हैं, पहला तो पानी, दूसरा हमने क्रिया के रूप में जल को ले लिया जिसे कि जलना कहा जाता है। तो पहला वाक्य है, जल की बूंदों से सागर बन जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सागर बनने के लिए जल की बहुत सी बूंदें जो हैं वो चाहिए होती हैं। और दूसरा जो कि जलना,
शब्द हमें वाक्य में जल ही प्रयोग करना है, लेकिन हमने इसका अर्थ वाक्य में दर्शाना है, जो कि इसका अर्थ है जल जाना, जलना, जो कि एक क्रिया है। तो हम किस तरीके से वाक्य बनाएंगे? आग लगने से झोंपड़ी जल गई। ठीक है, तो आपने देखिए शब्द तो जल ही प्रयोग किया, लेकिन आपने जलना जो अर्थ है वो अपने वाक्य के माध्यम से दर्शा दिया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, इन शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। ये आप सभी छात्रों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ईंट, ईंटें, बूंद, बूंदें, कांटा, कांटे, गुलदस्ता, गुलदस्ते, पेंसिल, पेंसिलें, पत्ता, पत्ते। अगला प्रश्न, इनके 3-3 शब्द लिखें। देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नीचे जो कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, एक पहला व्यंजन सब में आधा है और दूसरा व्यंजन पूरा है। इन दोनों के जोड़ से आपने शब्द बनाने हैं। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें ये जोड़ आपको एक साथ दिखाई दे। जैसे पहला जोड़ है स्त, स्त, तो आपने शब्द बनाया गुलदस्ता। इसमें देखिए स्त जो है जोड़ वो आ रहा है। दूसरा शब्द हमने बनाया अस्त। उसी तरह ट, ट आधा ट, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगाए तो हम इसे बहुत जल्दी में बोलेंगे ट, ट। तो इनसे हमने क्या बनाया? मिट्टी और पट्टी। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन इस जोड़ का उसमें आना जरूरी है। अगला जोड़ है ध, ध। इनसे हम शब्द बना सकते हैं बुद्धि, बुद्धिमान। म, म, म। इनसे हम शब्द बना सकते हैं चम्मच। और अगला शब्द हम बना सकते हैं सम्मान। उसी प्रकार अगला जोड़ त, त। इनसे हम शब्द बना सकते हैं पत्ता और गत्ता। उच्चारण का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे आप हमेशा बोल देते हैं पत्ता, गत्ता, लेकिन नहीं, आपको इन जोड़ का जो भाग है उसके उच्चारण पर कुछ बल देना है। पत्ता, गत्ता, ताकि पता चले कि आपने आधे अक्षरों का प्रयोग जो है अपने शब्द में किया है। तो बेटा इस प्रकार आपने अपना जो पाठ है उसे पढ़ना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है, उसका अभ्यास कार्य करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से पाठ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी जो कविता है वो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, उसका मूल भाव आप समझ पाए होंगे, और प्रश्नों को करने में, याद करने में, समझने में आपको बहुत सहायता मिली होगी। तो मैं अगला जो पाठ है वो जल्द ही लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और इस कविता का आनंद लीजिए। धन्यवाद।